जी ख़वातीन ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त अब हमारी टीम, हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों, आप और सुंदस जमील के साथ देख रहे हैं किचन सेगमेंट में शेफ़ नाज़िश प्रोग्राम के आगाज़ से मौजूद हैं। थोड़ी देर में उनसे भी मुलाकात की जाएगी। प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ नसीब भाई भी मौजूद हैं। क्या कमाल परफॉर्मेंस है, थैंक यू वेरी मच, अनडाउटेडली, थैंक यू वेरी मच। और हर परफॉर्मेंस के बाद मैंने यही कहना है इंशाल्लाह। अच्छा जी ख़वातीन ज़ात, ब्रेक के बाद हमें जिन मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने ज्वाइन किया है तालीमी शोबे से वाबस्ता, तालीम के शोबे से वाबस्ता, और जब हम बात करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर रऊफ़ आज़म साहब की, तो करंटली ही इज़ द वाइस चांसलर ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। 30 साल का तजुर्बा रिसर्च, ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग एक्सपीरियंस स्पैनिंग में है, और बेशुमार अल्लाह ताला ने इनको बहुत इज़्ज़त से नवाजा है। बेशुमार और बड़े बड़े तालीमी इदारों के साथ भी बड़े बड़े ओहदों पे फाइज रहे हैं। लेकिन मुझे सबसे जो उम्दा बात सर की लगी है इनकी जो पर्सनैलिटी में, जो फिर दैट आई थिंक कम्स विद द ओहदा एज़ वेल एंड द स्टैचर एज़ वेल, जो तहम्मुल मिजाजी है, जो शाइस्तगी इनकी और शफ़क़त इनकी शख्सियत में नज़र आती है। हमारे तो सीनियर हैं, जितने भी उस्ताद होते हैं उनका जो तारुफ़ है वो खड़े होकर कराना इसलिए ज़रूरी है कि माँ की गोद के बाद उस्ताद का दर्जा ऐसा है कि माँ के अलावा उस्ताद दूसरी दर्सगाह होती है हर बच्चे के लिए। तो हमारे लिए हमारे सीनियर हमारे साथ मौजूद हैं। वी हैव विद अस प्रोफेसर डॉक्टर रऊफ़ आज़म। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। हाउ आर यू? आई एम फाइन। कैसे हैं आप? थैंक यू। बहुत अच्छा। गो के मैं आपकी स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन जो प्रोग्राम से पहले ब्रेक में 5 मिनट आपसे गुफ्तगू हुई, मैंने 5 मिनट में भी बहुत कुछ सीख लिया। बहुत शुक्रिया जी आपका। थैंक यू सो मच सर। नाउ ऑब्वियसली जिस ओहदे पे आप फाइज हैं बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं। हायर एजुकेशन, पाकिस्तान इस वक्त हायर एजुकेशन में कहाँ स्टैंड करता है? देखिए, हायर एजुकेशन के हवाले से बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको आप कंसिडर करते हैं। एक एक्सेस है, फिर क्वालिटी है, फिर कॉस्ट है, एंड देयर आर सम अदर एस्पेक्ट्स एज वेल। फिर हम जब तालीम की बात करते हैं हायर एजुकेशन की, तो नॉलेज डिसेमिनेशन और नॉलेज क्रिएशन, इन दोनों का भी एक कॉम्बिनेशन है जिसको हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो पाकिस्तान ने पिछले 20-25 सालों में बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे काफ़ी तरक्की की है। अभी रिसेंटली फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिवर्सिटीज़ की जो रैंकिंग आई है, इंटरनेशनल रैंकिंग, तो आपने देखा होगा कि 45 के लगभग पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंटरनेशनली रैंक्ड हैं। उन्हीं स्टैंडर्ड्स पे उनको मेजर किया जाता है जिन स्टैंडर्ड्स पे ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड या दुनिया की और यूनिवर्सिटीज़ को मेजर किया जाता है। तो अल्दो वी आर नॉट दैट हाई इन दोज रैंकिंग्स, लेकिन हम ग्रेजुअली पिछले बहुत सारे सालों से वी आर प्रोग्रेसिंग, वी आर गोइंग फॉरवर्ड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सब कता कलामी की माफ़ी, मैं ज़रूर ये बात करते हुए व्हेन वी वर ग्रोइंग अप तब यूनिवर्सिटीज़ गिनी चुनी थी। ये मैं सन 2006-7 की बात, और मेरी इस्लाह कीजिएगा जहाँ पे मैं गलत भी हूँ, लेकिन वक्त के साथ साथ हमने देखा बेशुमार ऐसे इदारे खुल गए, तालीमी इदारे, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस। इन तालीमी इदारों के खुलने से हमें फ़ायदा ज़्यादा हुआ है या कहीं हमने क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं किया? देखिए, ये तो एक कॉम्बिनेशन है बहुत सारी चीज़ों का। जब हम पढ़ रहे थे यूनिवर्सिटीज़ में उस वक्त उससे भी बहुत कम थी जो आपने ज़िक्र किया। चंद एक गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज़ थी, शायद नंबर 20 के लगभग था उस वक्त। और फिर जब ये 2002 के बाद HEC बना, हायर एजुकेशन कमीशन बना, और हायर एजुकेशन कमीशन से पहले एक नेशनल टास्क फोर्स बनी थी हायर एजुकेशन के हवाले से, जो इन एजुकेशन के जो हमारे गैप्स हैं, जो नीड्स हैं, जो उसके फ्लॉज हैं, उनके ऊपर उसने बहुत एक्सटेंसिव स्टडी भी की और एक्सटेंसिव स्टडी के बाद रिकमेंडेशन भी दी। तो उसके नतीजे में फिर बहुत तेज़ी से नए अदारे बने, प्राइवेट सेक्टर में भी, पब्लिक सेक्टर में भी, और आज हम 300 के नज़दीक हैं जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस दुनिया में, पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट दोनों मिला के। फिर एफिलिएटेड अदारे भी बहुत सारे हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के साथ एफिलिएट हैं। डिग्री यूनिवर्सिटी देती है मगर स्टडी उनकी वहाँ पे होती है। तो इससे बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं। जो हमारी एक्सेस है वो बहुत ब्रॉड हुई है, ग्रास रूट लेवल्स तक, लोगों के घरों तक, छोटे शहरों और छोटे कस्बों तक हमारी एक्सेस पहुँच गई है। ख़ास तौर पे फ़ीमेल स्टूडेंट्स जो ट्रैवल नहीं कर सकती थी, अपने घरों को छोड़ के दूसरे शहरों में आके हॉस्टल्स में रहना, इंडिपेंडेंटली रहना और पढ़ना, वो मुमकिन नहीं था। कॉस्ट भी थी, सिक्योरिटी के भी इश्यूज़ थे, और तो इस लिहाज से वो बहुत कन्वीनियंस हुई है, एक्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है।
لیکن کہیں کہیں اس کی ظاہر ہے سفرنگ بھی کچھ اسپیکٹس پہ اس کے نیگیٹو امپیکٹس بھی آتے ہیں، وہ بھی موجود ہیں۔ بالکل صحیح سر. ناؤ آپ نے بچیوں کی بھی بات کی، وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے جتنا تجربہ آپ کا ہے، ایکسپیرینس ہے، ود یور ایکسپیرینس بچیوں میں جو تعلیم کا تو ہمیشہ سے شوق تھا، لیکن اویئرنیس اور جو شعور بیدار پاکستان میں ہوا ہے، اب بچیوں کی تعداد زیادہ ہے یونیورسٹی میں، اگر آپ کی یونیورسٹی میں بھی بات کریں؟ ابھی دیکھیے جو جنرل یونیورسٹیز ہیں، کو ایجوکیشن یونیورسٹیز اور جنرل جہاں پہ براڈر ورائٹی آف سبجیکٹس آفر کیے جاتے ہیں، جیسے میری یونیورسٹی بھی ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد، ہمارے پاس لگ بھگ 60% اسٹوڈنٹس فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں، اوکے. اینڈ دین دیر از اے گڈ نمبر آف ویمن یونیورسٹیز جو ایکسکلوسیولی ویمن اسٹوڈنٹس کو ڈیل کرتے ہیں، فیمیل اسٹوڈنٹس کو ڈیل کرتے ہیں، تو بہت بڑی تعداد ہے خواتین کی جو ہائر ایجوکیشن میں آ رہی ہے، لیکن ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد پروفیشنز میں ہمیں اتنی تعداد خواتین کی نظر نہیں آتی، جس کی وجہ پرہیپس ہمارا جو سوشل فیبرک ہے وہ ایک وجہ ہے۔ ہمیں فیملی لیول پہ اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، بچیوں کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ ان کو کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ پھر پروفیشنز میں بھی آ سکیں۔ اب میڈیکل کالجز سے بہت ساری بچیاں وہاں پہ تو 60% سے بھی زیادہ بڑی تعداد ہے، ایسا ہی ہے، مگر گریجویٹ ہونے کے بعد بہت ساری بچیاں جو ہیں وہ پھر یعنی پروفیشن میں نہیں آتی ڈیو ٹو مینی ڈفرینٹ ریزنس، بالکل ایسا تو ہی. ہمیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے سو دیٹ ریسورس ڈز ناٹ گو ویسٹڈ۔ بالکل، آئی ٹوٹلی اگری. بہت ساری بچیاں ریزیڈنسی کے دوران انگیجمنٹ ہوئی، شادی ہوئی اور وہ چھوڑ دیا، گیپ لے لیا، اس کے بعد پھر وہ، اور میں نے یہ دیکھا ہے آپ بہتر طریقے سے، جب آپ سب پڑھائی میں ایک دفعہ گیپ لے لیں پھر بڑا مشکل ہوتا ہے اس روٹین پہ دوبارہ آنا. مشکل بھی ہوتا ہے لیکن یہ نیچرل ہے، آئی مین جو خواتین کے فطری معاملات ہیں، مسائل ہیں، ساری دنیا میں ان کو ایکوموڈیٹ کیا جاتا ہے اور ان کو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کے پروفیشن کو ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ ہم نے بھی کچھ چیزیں ایسی کی ہیں لیکن ہمیں مزید کرنے کی ضرورت ہے، ان کو مزید فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ فیملی کو بھی دیکھیں، کیونکہ فیملی کو دیکھنا بھی بہت اہم ہے، سو فیملی کو بھی دیکھیں، گھر کو بھی دیکھیں، مگر پھر جب ان کو جیسے وقت ملتا ہے اس کے ساتھ وہ پروفیشن کو بھی اپنے دیکھ سکے، تو ایکوموڈیٹ کرنے کی اور سسٹم بنانے کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح سر. ایک وقت ایسا تھا، اگین میں اپنی اوبیسلی جو آپ مثال دیتے ہیں، ہمارے وین وی ور گروئنگ اپ تب اتنی کریئر کاؤنسلنگ کا اتنا یا گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ کے ڈپارٹمنٹس نہیں تھے یونیورسٹیز میں، اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ گڈ انسٹیٹیوٹس. کوئی خواب میں ہی ہوتا تھا، بڑے بزرگوں سے پوچھ لیتے تھے کہ اچھا کیا کرنا چاہیے، یہ اسکوپ ہے. خیر تب تو تھا بھی 3-4 ہی پروفیشن تھے گنے چنے. وقت کے ساتھ ساتھ اور ہم نے ویسٹ میں تو تب بھی دیکھا کہ تھا، لیکن پھر یہ اسکوپ ادھر بھی ہوا. اس کا آپ کو لگتا ہے کتنا فائدہ ہوا؟ اور پھر سوشل میڈیا جس کی وجہ سے زیادہ ایکسپوجر بھی بچوں کا ہوا ہے. سو ہاؤ دیز ٹو تھنگز ہیو اس کا بہت فائدہ ہے، کیریئر کاؤنسلنگ کا بہت فائدہ ہے، اور اسٹوڈنٹس کو، بچوں کو ارلی ایج پہ کاؤنسلنگ لینی چاہیے، ڈسکشنز کرنی چاہیے، اور ان کو مختلف پروفیشنز کے جو ورک انوائرمنٹس ہیں وہ بھی جا کے دکھانے چاہیے. اسکول ٹورز ہو سکتے ہیں، ان کو ایکسپوجر دینا چاہیے ان پروفیشنز کے ساتھ. مگر اوپینین آپ کو کوالیفائڈ اوپینین لینی چاہیے. جو انکوالیفائڈ اوپینین ہے، لو کوالٹی اوپینین ہے، وہ آپ کو ڈائیورٹ یعنی ڈسٹریکٹ بھی کرتی ہے، وہ آپ کو غلط گائیڈنس، تو غلط گائیڈنس سے بہتر ہے نو گائیڈنس، آئی وڈ سے. لیکن کوالیفائڈ گائیڈنس جو ہے اس کی بہت ویلیو ہے اور وہ ہونی چاہیے. اس سے یقیناً آپ کو اپنے جو ایبلٹیز ہیں ان کو پروفیشن کے ساتھ میچ کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور بہتر طور پر آپ کر سکتے ہیں. بالکل سی. ناؤ سر یو آر دا وائس چانسلر آف GC یونیورسٹی فیصل آباد. ہم اب اس ادارے کی تعلیمی بڑے ادارے کی بات کرتے ہوئے، اس تعلیمی ادارے میں کون سے ڈسپلن میں زیادہ آپ کو لگتا ہے بچوں کا اور بچیوں کا زیادہ دھیان ہے یا اسکوپ ہے؟ تھوڑا سا بتاتے ہوئے کورسز کے بارے میں. دیکھیے اسکوپ کی تو جہاں تک بات کرتے ہیں، میری کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ آپ کسی بھی شعبے میں آ جائیں اور اس میں آپ محنت کریں تو اوپر کی جگہ ہمیشہ خالی ہوتی ہے. سو اف یو ورک ہارڈ اینڈ اف یو آر پیشنیٹ اباؤٹ وٹ یو آر اسٹڈیئنگ تو آپ کی سکسیس کو کوئی روک نہیں سکتا. سو اسکوپ ہر شعبے کا ہے، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کا بہت براڈ اسکوپ ہے، اور ہمارے ملک میں تو بہت روم ہے کام کرنے کا، بھی تو بے تحاشا ویکیوم ہے. باقی جو رجحانات ہیں اس میں زیادہ جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں وہ سائنسز کے سبجیکٹس میں زیادہ ان کا انٹرسٹ ہے. لیکن گریجولی اب میں نے فرسٹ ڈگری میری میتھمیٹکس میں تھی قائد اعظم یونیورسٹی سے لانگ ٹائم بیک. اس زمانے میں میتھمیٹکس میں خواتین نہیں آتی تھیں. اب آپ دیکھیے تو میتھمیٹکس کی کلاسز میں بھی میجورٹی جو ہے وہ فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں. اٹس اے لارج نمبر آف فیمیلس.
تو آپ کچھ بھی کرنا چاہیں اس میں اسکوپ ہے, اس میں گنجائش ہے, محنت کی جائے تو کامیابی بھی ملتی ہے. بیسک سائنسز میں نارملی خواتین کا رجحان زیادہ ہے, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امنگ جابز اور امنگ پروفیشنز ٹیچنگ خواتین کا بڑا ایک پیشنیٹ وہ پروفیشن ان کے لیے رہا ہے, مینیجیبل پروفیشن ہے. اور بیسک سائنسز جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی ٹیچنگ جابز میں جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی زیادہ ہے, تو اس طرح کے معاملات کی وجہ سے اس میں خواتین کی تعداد زیادہ ڈومیننٹ ہے. بالکل صحیح سر. یہ ضرور بات کرتے ہوئے نا, فیصل آباد ہمارا بڑا خوبصورت پاکستان کا شہر ہے اور انڈسٹریل ہب ہے, ٹیکسٹائل انڈسٹری کا اگر میں کہوں ہب ہے تو غلط نہیں ہوگا. اس حوالے سے بھی کورسز یونیورسٹی آف جی ہم کروا رہے ہیں. ہمارا ایک فل فلیجڈ انسٹیٹیوٹ ہے جس کو ہم انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کہتے ہیں. وہاں پہ آرٹ کی جو مختلف فارمز ہیں وہ ہم وہاں پہ ان کو ٹیک اپ کرتے ہیں, انکلوڈنگ فیشن ڈیزائن, انکلوڈنگ ٹیکسٹائل ڈیزائن, اینڈ اٹس اے ویری وائبرنٹ انسٹیٹیوٹ. اس کے علاوہ پھر ہوم اکنامکس کا ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں گھریلو اسکیل کے اوپر, ہاؤس ہولڈ اسکیل کے اوپر جو مختلف معاملات ہوتے ہیں وہ ان کو سکھائے جاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. اینڈ دیر آر سم ادر ڈسپلنس ایز ویل جو بہت ڈائنامک اور بہت ان ڈیمانڈ ڈسپلنس ہیں. بالکل صحیح. نا پڑھائی تو ہوتی ہی ہے اور کسی بھی لیول پہ, اسکول لیول کی بات کریں, کالج یا یونیورسٹی لیول پہ, لیکن کو کریکولر ایکٹیویٹیز یا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کا ایک بڑا اہم عمل دخل ہوتا ہے. اسپورٹس کے کوٹاز بھی ہوتے ہیں اتنے ڈسپلنس کے. سب تھوڑا سا بتائیے گا کہ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کیا کو کریکولر. دیکھیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو پرسنالٹی کی بلڈ اپ ہے, اس کی گرومنگ ہے, اس کے لیے کو کریکولر, ایکسٹرا کریکولر اور یہ جو الائڈ ساری ایکٹیویٹیز ہیں ان کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے. اور وہ اسٹوڈنٹس جو اپنی کلاس میں بے شک ٹاپ پہ نہ ہوں لیکن ورائٹی آف ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہوں, ان کی ڈیولپمنٹ بہتر ہو, ان کی پروگریشن جو ہوتی ہے پریکٹیکل لائف میں وہ باقیوں سے بہت بہتر ہوتی ہے. سو ہم ان الائڈ جو ایکٹیویٹیز ہیں ان پہ بہت فوکس کرتے ہیں. ہمارے پاس اسپورٹس کی بہت اچھی فیسلٹیز ہیں, اور ابھی فیبروری میں ہم ایک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کنونشن کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم پاکستان بھر کی یونیورسٹی سے اور باہر سے بھی, یا باہر کے جو بچے آلریڈی پاکستان کی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں ان کو ساروں کو اپنی یونیورسٹی میں بلا کے ایک کنونشن کر رہے ہیں جہاں پہ ان کو بہت ساری کو کریکولر, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرنے کا موقع ملے گا, ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا موقع ملے گا, ورکشاپس, فوکس گروپ ڈسکشنز اور پینل ڈسکشنز اور ڈیبیٹس اور اس طرح کی ساری ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹس کی جو گرومنگ ہے, ان کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ ہے اور اپنی ایبلٹیز کو ٹیسٹ کرنے کے مواقع ہیں, وہ ان ایکٹیویٹیز کے اندر موجود ہیں. بالکل صحیح. اور اس میں بچیاں بھی بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ کرتی ہوں گی. بالکل صحیح. آل آف دیم وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن آف جینڈر اینڈ obviously. بالکل صحیح. آپ پڑھائی میں کتنے اچھے تھے, سچ سچ بتائیں. برابر تھا جیسے انہوں نے کہا نا. برابر کیا مطلب؟ تھوڑا میرے جیسے تھے پڑھائی میں کہ ٹیچر کو. نہیں ٹھیک تھا ماشاءاللہ, کبھی فیل تو ہوا نہیں. ہاں اور اچھا میں فیل تو میں بھی اللہ کا شکر ہے نہیں. لیکن وہ ایکٹیویٹیز جو انہوں نے کہی نا, کرکٹ بھی کھیلتے تھے, میں میوزک بھی کرتا تھا, سیکھتا تھا اس ٹائم میں, تو بڑا کام آیا. وہ جو ایکٹیویٹیز تھی نا وہ بہت کام آئی پڑھائی کے ساتھ. بالکل ایسے. پھر عام زندگی میں بھی جو اسٹرگل کی ہوئی تھی, وہ جب بزنس کیے, کام کیے, جیسے ٹیکسٹائل کا انہوں نے بات کی, فیشن ڈیزائننگ کی بات کی, یہ بہت اچھی بات ہے. لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے نا, کسی بھی چیز کی اویئرنیس بڑی ضروری ہے. بالکل صحیح. بچیوں کو خاص کر ایسا ہی ہے. میری اپنی تینوں بیٹیاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, تو ضروری ہے بہت. اچھا سچ سچ بتائیں, یہ میں سیریس سوال کری, یہ ڈریس ڈیزائننگ بھی آپ نے خود کی اپنی؟ جی بالکل الحمدللہ. کالے کے ساتھ لال. جی جی لال. اب شکر ہے میں نے شوز نہیں لال پہنے. اچھا آپ پہن سکتے تھے. ہم پہن سکتا تھا, مجھے پورا یقین ہے. پہنتے نا ہم تو, جو شوبز کے لوگ تھے وہ پہنتے. نہیں تو آپ نے پہننا ہے. میں ایک سیکنڈ میں خود وضاحت کروں گی, آپ چپ رہے, میں ضرور بتاؤں گی. اس میں کہہ رہی ہوں احترام میں کہتے ہوئے کہ اگر آپ نے پرفارم کرنا ہے تو, اور بھنگڑا آپ کا جانرا ہے تو اس میں جتنا زیادہ گلیمرس ہوگی لک اتنا زیادہ اپیل کرے گا. اس میں کیونکہ جتنا اچھا کیمرہ میں لک اچھی ہے. ڈاکٹر صاحب کیا میں صحیح کہہ رہی ہوں کہ نہیں؟ جی بالکل ظاہری بات ہے, ہر پیشے کا اپنا ایک لک ہے, لک کے بغیر آپ. ڈاکٹر صاحب بھی مسکرائے ہیں. ڈاکٹر صاحب آئی ریممبر جب when I was also growing up تو پڑھائی مارکس کی ایک ریس ہوتی تھی. اس دور میں تو اور زیادہ ریس تھی کیونکہ کمپیٹیٹیو تھیں, 3 ہی 2 فیلڈس تھیں اور اس میں obviously مارکس کا ہوتا تھا. لیکن جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا کانفیڈنس تھا
وہ یو couldn't بیٹ ود دوز اسٹوڈنٹس، اس لیے کیونکہ وہ بچے مجھے لگتا ہے جس طرح میں خود بھی اسپورٹس میں بہت تھی اینڈ ڈبیٹس کے اندر پڑھائی میں ایوریج تھی، فیل نہیں اللہ نہ کرے ہوتی تھی، تو مجھے لگتا ہے وہ بچیاں جو زیادہ لائک تھیں اور ایک سائڈ پہ رہتی تھی پڑھتی رہتی تھی، ان سے زیادہ مجھے لگتا ہے میرا کانفیڈنس تھا. دیکھیں لائک ہونے کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ آپ کے کسی ایک چیز میں پرفارمنس کس طرح کی ہے. لائک ہونے کی جو اصل ڈیفینیشن ہے وہ یہ کہ ہاؤ بیلنسڈ پرسنالٹی یو ہیو. ایکسلنٹ. جو ملٹیپل ڈائمینشنز ہیں پرفارمنس کی اور ملٹیپل ڈائمینشنز ہیں کام کرنے کی، ان سب کا بیلنس آپ کا کس طرح سے ہوتا ہے. تو یہ ایسے ہی ہے، کسی آپ نے کوئی کھانا پکانا ہو تو اس میں مرچ مسالہ نمک ہر چیز کا ایک رول ہے. کوئی ایک چیز بہت زیادہ ہو تو وہ اس کو ٹیسٹی نہیں بناتی. ٹیسٹی تب بنے گا جب سب چیزیں اپنی متناسب اور مناسب مقدار کے اندر ہوں گی. تو شخصیت بھی اسی طرح سے ہوتی ہے. بالکل صحیح. کامیاب شخصیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی ملٹیپل ڈائمینشن جو ہیں وہ ڈیولپڈ ہوں. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. این آنر اینڈ اے پلیجر. کوئی پیغام آپ دینا چاہیں ٹو آل دا اسٹوڈنٹس؟ میں اسٹوڈنٹس کو یہی کہوں گا کہ جو بھی آپ کر رہے ہو اس کو محنت سے کریں، لگن سے کریں اور ایمانداری سے کریں. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا، آپ کے خواب پورے ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. اور خواتین و حضرات ہمارے ساتھ نصیر بھائی موجود ہیں. نصیر بھائی گلاسز پہن لیں، اب آپ کی پرفارمنس کا وقت آ چکا ہے. بہت ساری کلیپ میں آ جائیں. جی خواتین و حضرات ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. ویکنڈ ایٹ ہوم کی لائیو پروگرامنگ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں. یہ تھوڑی دیر کے لیے پلیز بند کر دیجیے گا. خواتین و حضرات بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے اور یہاں پہ میں یہ ضرور بتاتے ہوئے ایک ایسی پرسنالٹی، ایک ایسی شخصیت کہ چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ نے، ہر انسان کی اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ بڑے خاص ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، بڑے قریب ہوتے ہیں اور زندگی میں ہم سب نے اپنے رب کے پاس واپس لوٹ کے جانا ہے. لیکن ہم میں سے جو وہ خاص لوگ جو میرے رب نے چنے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کچھ ایسی عزت سے نواز دیتا ہے کہ ان کے جانے کے بعد بھی لوگ ان کو اچھے الفاظ میں یاد رکھتے ہیں. کیسی ہی شخصیت میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا. مجھے آج بھی یاد ہے جب میں عرفہ کریم کا ذکر کرتی ہوں اور نام لیتی ہوں تو نہایت احترام کے ساتھ، نہایت محبت کے ساتھ، میری بیٹیوں کی طرح، میری بہنوں کی طرح. پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کا جب میں مارننگ شو کر رہی تھی تو پہلی بار میں نے عرفہ کا انٹرویو کیا تھا. شی واز ویری ینگ. یہ میں سن 2007-8 کی بتا رہی ہوں بات. ڈاٹر آف دا نیشن. ایسا کر گئیں کہ آج بھی جب ہم عرفہ کا نام لیتے ہیں تو آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے، آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں. اور عرفہ جو ہیں ایک ایسی لیگسی کا آغاز کر کے گئی ہیں کہ اب ان کے نقش قدم پہ ہم سب چلنا چاہتے ہیں. کل ان کی برتھ ڈے ہے اور ہم نے یہ سوچا کہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے وہ تمام ایسے انسٹیٹیوٹ ہی میں کہوں گی، عرفہ تو غلط نہیں ہوگا، جو پاکستان کا نام روشن کریں، ان کو خراج تحسین اپنے ایک خاص انداز سے پیش کرتے ہوئے وی آر ویری آنرڈ. ہمارے ساتھ اس وقت عرفہ کریم کے پیرنٹس موجود ہیں اور مجھے جو سب سے عمدہ بات لگی، میری آنکھیں خوشی سے ضرور نم ہوئیں کہ سر نے اور میڈم نے کہا کہ ہم عرفہ کی سالگرہ آپ کے پروگرام میں خوشی کے ساتھ سیلیبریٹ کریں گے. یہ وہ باہمت پیرنٹس اور والدین ہمارے ساتھ موجود ہیں. وی ہیو ویری آنرڈ. ہمارے ساتھ عرفہ کریم کے والد صاحب امجد کریم صاحب اور میری تو مینٹور ہیں عرفہ کریم کی والدہ سمینہ امجد صاحبہ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی آپ کا دل کی گہرائیوں سے تھینک یو سو مچ. خواتین و حضرات چونکہ میڈم اور سر اور عرفہ جو ہیں وہ فیصل آباد کی زرخیز زمین سے تعلق رکھتے ہیں تو ڈاکٹر رؤف اعظم صاحب جو بریک سے پہلے، جن کا میں نے چونکہ لائیو پروگرام ہے میں نے ان کا شکریہ ادا کیا تھا، لیکن چونکہ ان کا بھی تعلق فیصل آباد سے اینڈ دین ہی از دا وائس چانسلر آف دا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی آف فیصل آباد، تو ہم نے ان کو خاص طور پہ ریکویسٹ کی کہ یہ بھی رک کے عرفہ کریم کے بارے میں ایک ایسی لیگسی چھوڑ کے گئی ہیں کہ ضرور ہی ہیز ٹو سے سم تھنگ اباؤٹ اٹ ایز ویل. تو سر تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. ویلکم بیک ونس اگین. مجھے آپ نے موقع دیا، یہ بہت شکریہ. بہت شکریہ. سر میڈم آپ سے آغاز کرتے ہوئے جو پہلے گفتگو کرنا چاہے، بلکہ گفتگو کرنے سے پہلے خواتین و حضرات عرفہ کریم کی بہت ہی کچھ خوبصورت یادیں آپ سب کی نظر.
ख़वातीन हज़रात, अरफा करीम को याद करते हुए हमारी नेशनल हीरो अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, डॉटर ऑफ द नेशन कहूँ तो गलत नहीं होगा, उनकी सालगिरह कल है और नहायत एहतराम के साथ हम आज अपने प्रोग्राम में ज़रूर मनाते हुए। एंड शी वुड हैव बीन 30 years old, 30 years, 30 साल 30 साल, और वो हमारे साथ ही है 30 साल की, माशाल्लाह। दूसरी दुनिया में भी तो एक ज़िंदगी है ना, हमारा मानना है, खुश होगी वहाँ पे भी। सब अरफा की आंखें हमेशा चमकती थीं और हैं। थी का लफ्ज़ मैं नहीं लगाना चाहूँगी आपकी इजाज़त से, आप सबकी इजाज़त से। यू ऑलवेज न्यू कि शी इज़ स्पेशल? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ, आपने जिस तरीके से वो किया, मैं वो जब देख रहा था आपका तो नेचुरली यू गो इनटू दैट ट्रांस। मेरा ख्याल है 3-4 महीने से जब उसकी उम्र थी तो उसने ऐसे साइंस जो थे वो दिखाए, और मेरी वालदा अल्लाह जन्नत नसीब करे वो साथ थी, तो वो बताती थी पुत्रे कोई शय है, अच्छा, इसकी आंखों से बाकायदा, और बाद तक भी जितनी देर भी वो किसी से अगर 5 मिनट भी मिली है तो उसने बड़े एनग्रेविंग इफ़ेक्ट्स जो हैं, उसका ऑरा जिसे आप कहते हैं वो इतना स्ट्रॉन्ग था। अल्लाह मियाँ ने उसकी पर्सनैलिटी में बरकत ख़ास डाली हुई थी। बिल्कुल सही मैडम, शी वाज ऑलवेज अहेड ऑफ हर टाइम। मुझे आज भी याद है, आपको भी याद होगा, जब मैंने इंटरव्यू किया था वो दौर तो था अभी आईटी के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, अभी तो एक्सेल करना था, 2007-8 की बात है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। लेकिन तब भी जब मैंने इंटरव्यू किया था, मुझे आज भी याद है, इतनी सी बच्ची और जिस तरीके से शी वाज सो कॉन्फिडेंट कि इंसान दंग रह जाए, जो कॉन्फिडेंस था उसका। कॉन्फिडेंट बच्चों के लिए ज़रूरी है कि घर का इन्वायरमेंट ऐसा हो और इतनी लिबर्टी हो बच्चों को कि माँ बाप होते हैं जो उनका सपोर्ट सिस्टम बनते हैं हमेशा। अगर आपका आपस में एक रिश्ता अच्छा है, आपका अपना बॉन्ड अच्छा है, पॉजिटिव है, एनर्जी है, तो डेफिनेटली बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं। और बच्चों के कॉन्फिडेंस के पीछे हमेशा माँ बाप का किरदार रहता है। अरफा के साथ भी यही था कि इंटेलेक्चुअलिज्म उसका बाप के साथ होता था हमेशा। अच्छा, मेरे साथ वो बच्ची वाली बातें, गोलगप्पे खाने हैं, गुड़िया से खेलना है, लोग समझते हैं शायद वो उसको सिर्फ वो कोई किताबी कीड़ा या सिर्फ कंप्यूटर की दुनिया का बच्चा थी, ऐसा कुछ नहीं था। वो माशाल्लाह शी वाज अ बैलेंस्ड चाइल्ड, सही, जिसने अभी भी मैं देखती हूँ बहुत सारे बच्चों को, तो मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि बच्चों की मासूमियत ना छीनें। वो जो भी काम करते हैं उन्हें उस तरह प्रिपेयर ना करें कि वो आर्टिफिशियलिटी की तरफ चले जाएं। बिल्कुल सही। तो अरफा वाज नेचुरल, वो जो शरारती थी? हाँ, शरारती बहुत। रियली क्यों? शरारत बताए ना अरफा की, बताए ना कोई शरारत। शरारतें तो उसकी बहुत सारी थी, लेकिन ये बर्थडे से ही जो मुझे याद आता है, वो शरारत तो उसको नहीं कहूँगी, लेकिन एक चीज़ होती थी ना कि जब उसने कुछ मैनेज करना होता था, अरेंज करना होता था, मुझे भी वो बर्थडे का सरप्राइज़ देती थी। अच्छा। तो वन ऑफ माय बर्थडे जिस पे मुझे 12 बजे, पौने 12 बजे तक पूरा यकीन हो गया कि अरफा को याद नहीं होगा, क्योंकि वो जल्दी 11 बजे उसने कहा बस मैं सोने लगी हूँ, मेरा सुबह काम है और मेरी असाइनमेंट खत्म होगी, लाइट ऑफ कर दें। मेरी अम्मी जी भी साथ ही थी, अम्मी जी भी साथ उसे मिला लिया, अम्मी जी को भी, नानों को, और साथ ही दोनों भाइयों को भी मिला लिया। मैंने पूरा कोशिश की फेशियल एक्सप्रेशन से शायद कोई चीज़ झलके, लेकिन नहीं। और मैं जब मायूस हुई तो दरवाज़ा नॉक हुआ, मैं फिर एक दफ़ा पौने 12 बजे थोड़ा सा खुश हुई कि अब याद आ गया। देखा तो बेटा था, कह रहा था अम्मी जी कहती हैं पानी का गिलास देते हैं। मैंने कहा अच्छा मैं ला रही हूँ। पानी लेके गई तो साथ ही वो हैप्पी बर्थडे और लाइटें ऑन हो गई सारी। तो मैं हैरान, मैंने कहा तुमने केक कहाँ छुपाया था? हाँ। गाड़ी की डिग्गी में, मुझे पता था आप हर जगह देखेंगे। सो आई रियली एंजॉयड एंड मिस दैट कि बड़ा खूबसूरत कार्ड बना के देती थी और बच्चों ने बड़ा कुछ सीखा उससे। फन लविंग यानी रही है। Yes. सर आपके साथ इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू क्या होती थी? कोई ऐसा सवाल आपसे किया हो, आज भी याद हो कि आप भी परेशान हो गए हो कि इसका जवाब मैंने क्या देना है? नेचुरली मैंने उसके अंदर जो इंकलकेट किया वो था क्वेश्चन मार्क। ओके। तो उसने फिर मुझे वो इतने क्वेश्चंस करती थी और मैं कभी भी उसको ये नहीं कहता था कि ये क्वेश्चन तुम्हारे लेवल का नहीं। जैसे गाड़ी में बैठे हुए उसने कहना है कि ये सीसी क्या होती है गाड़ी की, ये 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक क्या होता है, फिर इकबाल की कोई चीज़ पूछ लेनी, कोई शेर का उसका तर्जुमा। तो फिर एट टाइम्स मुझे कुछ चीज़ जब नहीं पता, उस वक्त तो ये गूगल वगैरह इंटरनेट नहीं था, तो फिर मैं किसी से पहले पूछता था, फिर उसको क्लियर करता था। फिर आपने जैसे बात की वो मल्टी डायरेक्शनल थी, लोगों को नहीं पता, शी वॉज अ वेरी गुड सिंगर। उसने ऐसा ऐसा कलाम जो है पक्का राग में गाया हुआ है, एंड स्पेशली विद नो गाइडेंस और टीचिंग, ट्रेनिंग कोई नहीं, और तलफ्फुज़ बहुत अच्छा था। तलफ्फुज़ भी, और वो वेस्टर्न म्यूजिक भी और ईस्टर्न म्यूजिक, यानी वो दोनों
फिर शी वॉज अ पोइटेस, उसने बहुत सीरियस किस्म की पोइट्री, ज़्यादा इंग्लिश में। फिर शी वॉज अ फ्लायर, उसने फर्स्ट फ्लाइंग सर्टिफिकेट लिया दुबई। Really? जी, शी वॉज अ पायलट। एक्सीलेंट। तो इस तरह की एंड सोशल वर्कर जो विजनरी जिसका, जैसे हम 2005-06 में शी वुड से बाबा डिजिकॉन वैली बनाएंगे, बाबा सॉफ्टवेयर टीचर बनाऊंगी। ये उस वक्त की बात है जब घर में वाईफाई इंटरनेट नहीं था। शी नहीं था। यूज्ड टू गो टू इंटरनेट क्लब। True. जब जो उसने रिकॉर्ड बनाया तो उस वक्त हमारे घर में इंटरनेट या वाईफाई नहीं था। नहीं था, बिल्कुल सही। तो शी वुड गो हायर दैट कंप्यूटर फॉर एन आवर और सो, और वहाँ पे वो अपना वो जो उसको कहते हैं, जो उसका वो एक क्वेश्चन मार्क था, और वो उसे पता था कि फ्यूचर इज़ ऑफ कंप्यूटर्स। बिल्कुल सही। तो उसने फिर ये कहा कि मैं बाबा मैं इसकी जो है ना वो पता नहीं एवेंजलिज्म, मैं टेक्नोलॉजी एवेंजलिस्ट बनूंगी। मैं क्या पुत्र, मैं तो ये लफ्ज़ कभी नहीं सुना। सही। उसने कहा ये वो लोग होते हैं जो विजन करके तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को बताते हैं कि इन लाइंस पे सॉफ्टवेयर बनाओ। वाह। तो ये डॉक्टर अताउर रहमान से एक दिन उसका इकट्ठा प्रोग्राम था पीटीवी पे। ओके। तो उनको कहने लगी कि अंकल आपकी हायर एजुकेशन इज गोइंग नोवेयर ओके। अनलेस यू फोकस ऑन प्राइमरी एजुकेशन। Excellent. और बीज का उसने हवाला दिया कि जी हम जिम्मेदार हैं, तो अगर सीड अच्छा ना हो तो फसल अच्छी नहीं होती। फसल अच्छी नहीं होती। सर, प्रोफेसर साहब, ये तो ये अरफा करीम बहुत एक स्पेशल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमारी बच्ची थी। अल्लाह ताला को ऐसे मंजूर था, जल्दी वो चली गई। ये जैसे जो बातें बता रहे हैं, ये कोई आम बच्चे की करने वाली बातें नहीं हैं। True. और उस एज में। जी जी, ऑफ कोर्स इस छोटी उम्र में बहुत गहरी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो हम सलाम पेश करते हैं। बिल्कुल सही। सर, जिस तरह प्राइमरी एजुकेशन की बात की है, आप तो एजुकेशन की फील्ड से वाबस्ता, मतलब बच्चे का इतना विजन होना कि सेकेंडरी से पहले प्राइमरी पे तो फोकस नहीं, करें। ऑब्वियसली देखें बुनियाद तो वहीं से रखी जाती है ना जी। जिसने हायर एजुकेशन में भी पहुंचना है उसने इन सारे रास्तों से गुजर कर पहुंचना है। बिल्कुल सही। तो अगर प्राइमरी एजुकेशन अच्छी नहीं होगी, वहाँ से आपका जहन नहीं खुलता, आपको मुख्तलिफ जो डायमेंशंस हैं दुनिया की वो नहीं दिखाई जाती, तो आप कैसे आगे अच्छी हायर एजुकेशन तक पहुंच सकते हैं? अनडाउटेडली बिल्कुल सही। नसीब भाई, कुछ अरफा के बारे में आप कहना क्या चाहेंगे? कहूँ मैं, मेरी तो आंखों में गले देखें आप जरा। आपकी अपनी भी बेटी है, अल्लाह ताला ने आपको रहमतों से नवाजा है। प्राउड मोमेंट है। हाँ। जैसे अरफा की इन्होंने तस्वीर यहाँ लगाई है, यहाँ लोग अपने मेडल्स लगाते हैं, तो ये मैं ये समझता हूँ ये उसकी जीत है। बिल्कुल। उस बच्ची की भी जीत है, उनके वालिदैन को भी मैं सलूट पेश करता ऐसा ही। हूँ। और और आपको- अपने बच्चों को, अपनी बेटियों के लिए इसी तरह ये प्राउड मोमेंट होता है कि किसी बच्ची की कोई चीज़ आप अपने सीने पे लगाएं, ऐसा तो ही ये तो हर टाइम पे लगने वाली चीज़ है। और जब बाप बेटी का बड़ा खूबसूरत ऐसा रिश्ता होता है, खूबसूरत बड़ा रिश्ता है। अनोखा रिश्ता होता है। मैं यही देख रहा था कि बेटी हर वक्त इनके दिल के पास है, यहीं पे, और वो जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा ही, वो अल्हम्दुलिल्लाह। शहीद है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा उसने ही। बहुत कुछ किया हम लोगों के लिए। Undoubtedly. बड़ी विजन, स्पेशली लड़कियों के लिए बड़ी विजनेबल वो। ऐसा ही है। और अरफा करीम फाउंडेशन की मैडम बात करें, ज़हीबा ने भी कहा विजनरी ये फाउंडेशन है। कुछ मैंने क्वेश्चंस लिख लिए ताकि मैं कहीं कहीं तलफ़ुज़ की गलती ना हो जाए। अरफा करीम फाउंडेशन में सर, मैडम REC के हवाले से मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी कि REC है क्या और इसके हवाले से क्या काम हो रहा है? बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपने पूछा कि सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि हमारी जो एक्टी है अरफा करीम टेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर, 15 ब्रांचेस हैं माशाल्लाह पाकिस्तान में, और उसके ज़रिए हम लोग कोर्सेज जो ऑफ़र करते हैं, वहाँ जो बच्चे आते हैं उनको हम लर्न, अर्न एंड रिटर्न सिखाते हैं। जो लर्न तो लर्न हो गया, अर्न भी हो गया, लेकिन रिटर्न हम सिखाते हैं कि वो अरफा करीम फाउंडेशन को रिटर्न करना है उन्होंने। ओके। अपनी स्किल्स जो हैं वो उन्होंने उन बच्चों पे यूटिलाइज़ करनी है, उनको सिखाना है जो सीखा है, जो गांव में है, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं। तो जो REC है वो हमारा रूरल एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर है। ओके। इट इज़ ऑल ओवर द पाकिस्तान माशाल्लाह, और इसमें गांव में जाके उन बच्चों, देहात में अंडर सर्व लोग जो हैं, औरतें हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनकी वहाँ की जो भी उनके पास चीज़ें हैं, काश्तकारी करते हैं, कोई गन्ना बेचता है, कोई गोलगप्पे की रेडी लगाता है, कुछ भी है, वो उनको सिखाया जाता है कि किस तरीके से एंटरप्रेन्योरियल आप बने। माइंड सेट की ट्रेनिंग कराई जाती है। Excellent. और उनको सिखाया जाता है कि वो भी अपने आप को IT से हेल्प लेके अपने आप को इम्प्रूव भी करें और रेलेवेंट करें विद दी अदर्स, जो कि हमारे सिटीज़ में सारा कुछ होता है। तो वो एक जो मिडल मैन का किरदार था वो REC फिल करेगा इंशाल्लाह। Excellent. उनके घर बैठे वहीं पे ही उनको एजुकेशन मिलेगी, और हर जगह पे ये सेंटर है। हम तो लोगों को कहते हैं आए मिले हमारे साथ, क्योंकि ये मिशन अगर हमारी कौम की बेटी का है तो डेफिनेटली कौम के नौजवानों का भी ये फ़र्ज़ बनता है और अदारों का भी कि वो और कुछ नहीं तो इस फाउंडेशन को ओन करें। बिल्कुल ऐसा और ही। इसमें आए। बिल्कुल बिल्कुल। ट्रांसफॉर्म यू जो है वो भी इसी सारे प्रोजेक्ट का जी, हिस्सा है। एक ये इनिशिएटिव नया लिया है हमने,
जो ट्रांसफॉर्म यू के नाम से है, जो कि हम ट्रांसजेंडर के लिए काम कर रहे हैं। ओके, और दिस इज़ वेरी फर्स्ट टाइम कि हमने ये भी इंट्रोड्यूस करवाया कि फाउंडेशन जो है उसके प्लेटफॉर्म से, क्योंकि उनको यूज़फुल सिटीजन तो बनाना है, उनको रिस्पेक्ट देनी है और उनको इस काबिल बनाना है, इनेबल करना है कि वो अपने आप को खुद को भी अफोर्ड करें, अपनी फैमिलीज़ को भी करें। तो इसके लिए ट्रांसफॉर्म यू के नाम से ये सिर्फ जेंडर्स, ये जो उनके हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए, प्रॉपर जहाँ पे हैं उनको पूरी इनरोलमेंट उनकी हुई है, Excellent. बातचीत करके, और उनको सिखा रहे हैं ताकि वो भी आईटी की स्किल्स सीखें बिल्कुल, और अपना बाइज्जत तरीके से रोजी कमाएं और खुद मुख्तार हों, जो बहुत ज़रूरी है। सर, प्रोफेसर साहब आपसे ज़रूर बात करते हुए, जब भी हम ब्रेक पर जाने से पहले आपके सेगमेंट में हम इंटरव्यू कर रहे थे, तो आपने कहा बच्चियों की तादाद गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में ज़्यादा नज़र आती जी, ऐसे ही है। है। तो इसका मतलब जो जोश और जज्बा और वलवला है, लर्निंग का जो एक अमल है, सो गर्ल्स आर फास्ट लर्नर्स। फास्ट लर्नर्स भी हैं, मेहनती भी हैं, फोकस्ड हैं, उस वजह से वो ज़्यादा बेहतर प्रोग्रेस कर रही हैं, ख़ास तौर पे एजुकेशन के शोबे में। तो मेरा ख्याल उनका जो फोकस है और डिस्ट्रैक्शन से बच के अपने काम के ऊपर तवज्जो देने का जो एक उनका टेम्परामेंट है, दैट टेक्स हिम अहेड ऑफ द बॉयज़। बिल्कुल सही, अनडाउटेडली। तख्लीक, मैं इसी बात Please, को आगे please, बढ़ती please. क्योंकि तख्लीक है ना, एंटरप्रेन्योरियल इज ऑल न्यू, आपने इनोवेट करना। तो इसमें भी ये जो रूरल वाला है, ये भी अरफा का जो विजन था कि एज शी सेड एंड आई कोट दैट पीपल कॉल मी जीनियस, I might be one, but I am not the only one. वाह There वाह are वाह so वाह, many gems, especially in the rural areas. Well And said. all those gems need is a little bit of polishing. तो हमने उसको देखते हुए इंक्लूसिविटी एंड जो कंटेम्प्रेरी मॉडल जिन्होंने अभी बिलियन ऑफ डॉलर्स कमाए हैं आईटी से, वो टॉप एंड के लोगों से नहीं है। वो अगर हमारे मिलियंस ऑफ यूथ आउट ऑफ 250 मिलियन, अगर हम 1 मिलियन को लेट से जस्ट टू कैलकुलेट, उनको हम कर देते हैं एम्पावर के आप $100 मंथली कमा सकें, विच इज़ वेरी मच इन रेंज और पीपल आर डूइंग इट। बच्चे हज़ारों डॉलर तक पहुंच चुके हैं। तो इसका मतलब है हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर पर मंथ वो आएंगे। तो इकोनॉमी भी जाएगी, उनके अंदर जो एक एहसास कमतरी है कि हमें कोई आके, तो इकबाल ने भी कहा था अपनी मंजिल आप पैदा कर अगर जिंदों में है, तो हम उनको सिर्फ मोटिवेट करके उनका माइंडसेट ट्रेन कर रहे हैं और उनको अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। बिल्कुल सही। आफ्टर ये खास तौर पे एआई ने, अब वो जो था ना कि मैं अच्छे इंस्टीट्यूट में जा नहीं सका, अब वो वाला गैप खत्म हो गया। अब एवरीबॉडी इज इक्वल, एनीबॉडी हु स्पेंड टाइम ऑन टिकटॉक, इंस्टेड ऑफ दैट अगर वो एआई टूल्स को सीख ले तो वो अपना छोटे से छोटा बिजनेस भी जो है वो उसको बड़े लेवल पे चला सकता है। बिल्कुल सही सर। ऑब्वियसली मैं ज़रूर एआई के हवाले से भी बात करते हुए, नाउ दिस इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसके बारे में भी कमेंट करते हुए कि जी देखिए, टेक्नोलॉजी ने, जैसे अभी अमजद साहब फरमा रहे थे, अमजद करीम साहब, कि टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन हर किसी की एक्सेस में पहुंचा दी है। आपके हाथ में जो एक मोबाइल फ़ोन है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, वो फुल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज है, वो एक यूनिवर्सिटी है। आप उसमें अगर डिस्ट्रैक्शंस में उलझ जाते हैं, गलत चीज़ों में, फजूल चीज़ों में वक्त ज़ाया करते हैं, तो वो आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आप कुछ सीखना चाहें तो आपके पास वो सब कुछ है जो किसी हार्वर्ड में बैठे हुए या किसी अच्छी से अच्छे दुनिया के अदारे में बैठे हुए लोगों को अवेलेबल है, वो आपको भी अवेलेबल है। तो आप मेहनत कीजिए, सीखिए और दुनिया में अपनी जगह बनाइए। तो टेक्नोलॉजी इज़ द बिगेस्ट इक्वलाइज़र। जो इंक्लूसिविटी की हम बात करते हैं ना, इंक्लूजन की बात करते हैं, या जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी की बात करते हैं, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी की जो बाकी फॉर्म्स हैं, दे आर द बिगेस्ट इक्वलाइज़र। वो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं। इस्तेमाल करें उनको। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ख़वातीन ज़ात, हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अरफा करीम की बर्थडे सालगिरह कल है एंड 30 साल की हो जाएंगी अरफा करीम। उनको खराज तहसीन अपने ख़ास अंदाज से, गो के कंट्रीब्यूशन उनकी बेशुमार, लेकिन हम अपने हिस्से का ज़रूर एक ज़िम्मेदारी को समझते हुए एक केक कटिंग सेरेमनी मैं चाहूँगी। प्लीज़ मैडम सर, प्रोफेसर साहब आइएगा, ज़ही भाई प्लीज़ आइए। एक छोटा सा टोकन है पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क वीकेंड एट होम की टीम की तरफ से। मैडम प्लीज़ आप आइए सर, प्रोफेसर साहब, ज़ही भाई आप इस साइड पे आ जाइएगा जी, और जी 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 आप इधर सर आ जाइएगा, और ज़ही भाई जी, मैडम आप प्लीज़ सर केक काटिएगा। आप भी आइए, मैं प्लीज प्लीज जी जी, और आप हम गाना, मैं और ज़ही भाई जरा गा लें। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अरफा, हैप्पी बर्थडे टू यू। और अल्लाह ताला अरफा करीम के दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन सुम आमीन। हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है अरफा करीम, और इस फ़ख्र
को सेलिब्रेट करने के लिए अपने रब के पास ख़वातीन ज़ात हर किसी ने लौट के वापस ज़रूर जाना है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसको हम सबको तस्लीम करना चाहिए, लेकिन हम में से वो खुशकिस्मत चुने हुए ऐसे ख़ास लोग कि अपने रब के पास जब वापस लौट के जाते हैं तो उनके बारे में जब लोग बात करते हैं तो अच्छे अल्फाज में याद रखें। इसमें अरफा करीम इज़ वन ऑफ दोज ब्लेस्ड पर्सनस एंड वी रियली मिस हर एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ हर। प्लीज़ मैडम तशरीफ़ रखिएगा। सर थैंक यू सो मच। मैं खुद भी एक माँ हूँ, मेरी अपनी भी बेटी है, तो मेरी ना ज़बान लड़खड़ा रही है। मेरी गो के फम्बलिंग कम होती है, ये मैडम को भी मालूम है, लेकिन अरफा का जिक्र करते हुए, बेटी है ना, मैं भी माँ हूँ, मेरी अपनी बेटी, तो वो माँ वाला एहसास जाग उठा। मैडम अरफा की अगर हम बात करें, क्विक छोटे छोटे मैं ज़रूर क्वेश्चंस, कौन सी एक ऐसी चीज़ है या आदत है जो अभी भी याद आपको आती है और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, अपार्ट फ्रॉम कि वो शरारती थी, शरारत भी करती थी? उसका स्माइलिंग फेस, उसके कहकों की गूंज, वो हमेशा कानों में भी गूंजती है। और ऑलवेज़ ये है कि जहाँ कहीं जाते हैं मुझे हमेशा ये एहसास होता है कि हमारे से पहले वो वहाँ होती है, और कोई भी बुलावा है तो मुझे ये कभी नहीं लगा कि हमें बुलाया गया, मुझे हमेशा लगता है ये अरफा को बुलाया गया है। और उसी एहसास के साथ, तो इसलिए वो हर जगह हर वक्त साथ है। बिल्कुल सही। नो डाउट। सर बहुत खूबसूरत बात की है जी। जी, बहुत मैंने कहा खूबसूरत बात क्या की बात है, क्या बात वही है, बात है क्या बात है। हमें बुलाया जाता है तो दरअसल हाँ, उससे बिल्कुल पहले ऐसे। उसकी आइडेंटिटी है ना। हाँ, देखिए, वाह, वाह, मुझे वो ठीक है, मैं फौज में गया, सारी चीज़ें, लेकिन ये ऑनर के जी मुझे लोग कहते हैं जी अरफा का फादर, तो मैं उस बेटी की वजह से जाना जाता हूँ। और फिर उसकी वो सारी बातें अब मैं देख रहा हूँ होते हुए, तो मैं शी इज़ लिविंग विद अस। हर वो बच्ची जिसकी आंख में ख्वाब होते हैं, तो जब हम उसको उस तक रीच आउट करते हैं और उसे कॉन्फिडेंस देते हैं और वो कुछ करके दिखाती है, तो मुझे लगता है इसके अंदर अरफा है। तो वो शी इज़ है, जैसे इकबाल ने कहा था कि ये भी मुमकिन है कि तू मौत से भी मर ना सके। बिल्कुल सही। तो शी इज़ अलाइव। वो इंशाल्लाह हम सब चले जाएंगे, लेकिन वो इस विजन और आइडिया के साथ रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। सर मुझे आपने बड़ी अच्छी बात की, मैं प्रोफेसर साहब से भी ज़रूर बात करूँगी। सर ग्रोइंग अप एज के अंदर बच्चों में एक बड़ा, बहुत सारे बच्चों में तजस्सुस होता है, सवालात कर रहे होते हैं। हम में से बड़े ऐसे पेरेंट्स हैं जो डांट डबट कर देते हैं क्योंकि अपनी ज़ाती मसरूफियात होते हैं, ज़हनी तौर पे कहीं और होते हैं। ये जो बच्चे का ग्रोइंग एज का टाइम होता है जिसमें उसको तजस्सुस होता है चीज़ें जानने का, माँ बाप की कितनी ज़िम्मेदारी है या इवन उस्ताद की कितनी ज़िम्मेदारी है कि उस तजस्सुस को ख़त्म करने की कोशिश करें और बच्चे को सेटिस्फाई करें, उसको सवालात के जवाब देखें? यानी उसके तजस्सुस को ख़त्म अगर करना है तो वो उसको सेटिस्फाई करके ख़त्म करना है। यानी एक बच्चा है, वो अपने इर्द गिर्द बहुत वसी दुनिया को देख रहा है, उसमें बहुत सारे मामलात हैं जो उसकी समझ में नहीं आ रहे होंगे, और वो उनको समझने की जब कोशिश करता है तो ज़ाहिर है वो पूछता है, वो अपने बड़ों से पूछता है, चाहे वो उसके वालिदैन हैं या घर में बड़े बहन भाई हों या इर्द गिर्द असातिज़ा हैं, दूसरे लोग हैं, उनसे पूछता है। हम बाज़ औक़ात उनके सवालों को उतनी वक़्त या अहमियत नहीं देते, हम उनको अहमकाना सवाल भी समझते हैं, या बाज़ औक़ात हमारी अपनी कामिलमी की वजह कुछ से टैबू सवालों की वजह से हम सवालों कुछ के हम सब्जेक्ट जवाब दे नहीं पाते, हमारी अपनी नाकाबिलियत या नाअहली होती है, तो हम उनको स्नब कर देते हैं। ये दरअसल उस तजस्सुस को ख़त्म करना जो है ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह बात है, ना सिर्फ उस बच्चे के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, हम सब के लिए। अब अरफा जैसे बासलाहियत बच्ची थी, उसको जैसे अपने सवालों के जवाब मिलते थे, वो उस उम्र में एक ऐसा नाम पैदा कर गई कि हम आज भी उसको याद करते हैं। तो अगर बच्चों के सवालात को आप सेटिस्फाई करेंगे, उनके जवाबात देंगे, वो हमसे बेहतर तौर पर दुनिया को समझ सकेंगे और हमसे बेहतर दुनिया की तख्लीक कर सकेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैडम बिफोर वी वाइंड अप कुछ कहना चाहेंगी आप प्लीज़? मैं ये कहना चाहूँगी कि अरफा का विजन, अरफा का मिशन होता तो ये है, नॉर्मल जो बात होती है, मुझे लगता है उसकी कोई भी बात नॉर्मल नहीं थी। नॉर्मली तो बच्चे माँ बाप की लेगेसी कैरी करते हैं ना, तो इस केस में ये भी उलट है। ये भी उसका अनोखी चीज़ है कि उसकी लेगेसी को माँ बाप कैरी किए हुए हैं। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इस्तकामत बख्शे और हम इस मिशन को लेके चलते रहें और हमारे कदम ना रुकें। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ताला। सब लोगों से अपील करूँगी कि उसको याद रखें और बच्चों को ज़रूर उसके मिशन में शामिल होने के लिए क्योंकि मैं इसमें ये ऐड ऑन करना चाहूँगा फॉर एवरीबॉडी कि अगर हमने यकीनन हमने चेंज होना है और हम चाहते हैं, तो बेसिक चीज़ है कि अगर हम पेरेंटिंग को, बिल्कुल सही, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले 5-8 साल साइंस ने प्रूव कर दिया, डॉक्टर साहब वुड सेकंड भी, तो पेरेंटिंग जो है वो विदाउट ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए।
तो बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा बच्चों की शादी उस वक्त तक नहीं करनी चाहिए जब तक उनको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए प्रॉपर ट्रेन ना किया। वेरी वेल सेड। और वो जब एक वो चिंगारी सुलगा देते हैं ना, फिर देन देयर इज नो नथिंग टू, रोक नहीं सकता उनको। बिल्कुल बिल्कुल, इसी के साथ आपका दिल की गहराइयों से सर मैडम शुक्रिया अदा करते हुए थैंक यू सो मच। और वी आर ऑल प्राउड ऑफ अरफा करीम, शी इज स्टिल हेयर विद अस, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि शी इज़ द डॉटर ऑफ द नेशन। सर प्रोफेसर साहब थैंक यू सो मच, शुक्रिया जी, आपका बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह ताला आपको और कामयाबियाँ दे, आमीन सुम आमीन। ज़हीर भाई थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका भी, और अल्लाह ताला आपको भी कामयाबियाँ दे, आमीन सुम आमीन। नाज़िश आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ख़वातीन हज़रात आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ज़िंदगी रही और मेरे रब की रज़ा रही तो इंशाअल्लाह मेरे रब के हुक्म से कल की लाइव प्रोग्रामिंग में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्र गुजारी पसंद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। लेकिन जाने से